नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द फाइनल रैंकर पे। आज हम प्राचीन भारत का तीसरा लेक्चर शुरू कर रहे हैं जो पूरी तरह लूसेंट बुक पे आधारित है। इस कोर्स में हम हर टॉपिक को बहुत सरल भाषा में और छोटे छोटे भागों में समझेंगे ताकि आपकी तैयारी आराम से हो सके और एग्जाम में आपको ज्यादा आसानी हो। सबसे पहले आज हम इतिहास के विभाजन के बारे में समझेंगे। यदि हम इतिहास के विभाजन की बात करें तो इसे तीन भागों में बांटा गया है। प्राग इतिहास, प्री हिस्ट्री, अर्ध इतिहास, प्रोटो हिस्ट्री, इतिहास हिस्ट्री। अब हम बात करें प्राग इतिहास की तो जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण नहीं छोड़ा उसे प्राग ऐतिहासिक काल कहा जाता है, यानी उस टाइम लिखने की शुरुआत नहीं हुई थी। अर्ध इतिहास जिस काल में लेखन कला का प्रचलन तो हो गया लेकिन उपलब्ध लेख पढ़े या समझे नहीं जा सके, उसे अर्ध ऐतिहासिक काल कहते हैं। जैसे कि बहुत सारे लिपि उपलब्ध हैं लेकिन उनका अर्थ स्पष्ट नहीं है। अब हम बात करें इतिहास की तो मानव का वह काल जिसका विवरण लिखित रूप में उपलब्ध है उसे इतिहास कहा जाता है। इसे टाइम तक लिखने और समझने की शुरुआत हो चुकी थी। कुछ विशेष तथ्य की बात करें तो ज्ञानी मानव होमोसेपियंस इस धरती पे लगभग 30,000 से 40,000 वर्ष पूर्व प्रवेश कर चुका था। यहाँ के कुछ संस्कृति और उनके बर्तन के रंग का चार्ट दिया गया है। जैसे कि मालवा संस्कृति की बर्तन काला तथा लाल थी, वहीं बुर्ज होम की धूसर, झोंके की लाल, दक्षिण पश्चिम की चमकीला धूसर और पूर्वी नौपाषाण की भूरा लाल। अब हम प्राग ऐतिहासिक काल के नाम और उनकी तिथियों के बारे में जानेंगे जो मानव विकास के बारे में ब्रॉड जानकारी देता है। यदि हम पूरा पाषाण काल की बात करें तो इसका काल 20 लाख वर्ष पूर्व से 12,000 वर्ष पूर्व तक को माना जाता है। इसे तीन भागों में बांटा गया है: आरंभिक पूरा पाषाण, मध्य पूरा पाषाण, उत्तर पूरा पाषाण। मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी इसी काल में घटित हुई। मध्य पाषाण काल, इसकी काल की बात करें तो 12,000 वर्ष पूर्व से 10,000 वर्ष पूर्व को माना जाता है। इस काल में पर्यावरणीय बदलाव देखने को मिलते हैं। बहुत छोटे पाषाण औजार मिलते हैं। इन्हें माइक्रोलिथ, लघु पाषाण कहा जाता है। यदि औजारों के रूप की बात करें तो इनकी औजारों में हंसिया, आरी जिनमें हड्डी या लकड़ी के मुठ लगे होते थे। नवपाषाण काल, नवपाषाण काल का आरंभ लगभग 10,000 वर्ष पूर्व हुआ। इस काल की सबसे बड़ी विशेषता अस्थायी रूप से बसने की शुरुआत, कृषि और पशुपालन है। यदि शॉर्ट में कहें तो मध्य पाषाण काल का टाइम पीरियड 12 से 10,000 वर्ष पूर्व तक माना जाता है। बसने की शुरुआत 12,000 वर्ष पूर्व से और नवपाषाण काल का टाइम पीरियड 10,000 वर्ष पूर्व से शुरू हो चुकी थी। मेहरगढ़ बस्ती की शुरुआत 8,000 वर्ष पूर्व से है और नवपाषाण सभ्यता की बात करें तो ईसा पूर्व 4,000 के आसपास हुई थी। अब हम जानेंगे पूर्व पाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण काल से जुड़े मानव की जीविका, आविष्कार और महत्वपूर्ण तथ्य। पूरा पाषाण काल, इस काल में मानव की मुख्य जीविका शिकार थी। शिकार केवल भोजन ही नहीं बल्कि मनोरंजन का भी साधन था। आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में हुआ। कुरनूल गुफा, यहाँ से राख के अवशेष मिले हैं जो आग के प्रयोग का प्रमाण है। पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। मनुष्य में अस्थायी निवास की प्रवृत्ति नवपाषाण काल में विकसित हुई। मनुष्य ने सबसे पहले कुत्ते को पालतू बनाया। यदि हम बात करें कृषि और धातु का प्रारंभिक प्रयोग की तो मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया। तांबा से बनाया गया पहला औजार कुल्हाड़ी थी और इसका सबसे पहला साक्ष्य अतिराम्पकम से प्राप्त हुआ। कृषि का आविष्कार लगभग 8,000 वर्ष पूर्व नवपाषाण काल में हुआ और सबसे पहले कृषि का प्रथम प्रमाण मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ जो वर्तमान में पश्चिम बलूचिस्तान में बोलन नदी के किनारे स्थित है। मेहरगढ़ की एक कब्र में मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाने का प्रमाण मिला है जो पालतू पशु और धार्मिक विश्वास का संकेत देता है। सबसे पहले गेहूं और इसके बाद जौ उगाया गया था, लेकिन मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज चावल था और चावल का
प्राचीनतम साक्ष्य कोल्डिहुआ उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुआ। अब हम भारत में पाषाण युग, उससे जुड़े खोजकर्ता, स्थल और महत्वपूर्ण तथ्य आसान भाषा में समझेंगे। भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार स्फटिक पत्थर के बने थे और इन औजारों की खोज रॉबर्ट बुशफुट ने 1863 ईस्वी में की। प्रथम भारतीय पूरा पाषाण कलाकृति पल्लावरम से प्राप्त हुई है। भारत में मध्य पाषाण काल की जानकारी 1867 ईस्वी में पहली बार मिली। इसके खोजकर्ता सीएल कार्लाइल को माना जाता है। इन्होंने विंध्य क्षेत्र में लघु पाषाण औजार खोजे। भारत में मानव अस्थिपंजर मध्य पाषाण काल में ही पहली बार मिले। भारत में नवपाषाणकालीन सभ्यता का आरंभ लगभग 4000 ईसा पूर्व में हुआ। भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो है, जिसका अर्थ सिंधी भाषा में मृतकों का टीला होता है। यदि हम कुछ और स्थल और खोज की बात करें तो शिवालिक पहाड़ियाँ, यहाँ से जीवाश्म फॉसिल का प्रमाण मिला है। भारत में शैल चित्रों की पहली खोज 1867-68 में हुई, आर्किबाल्ड कार्लाइल द्वारा किया गया। सबसे पहले शैल चित्र और शैलाश्रय के लिए प्रसिद्ध भीमबेटका की खोज 1957-58 में हुई, विष्णु श्रीधर वाकनकर द्वारा किया गया, जो पूरा पाषाणिक आवासीय पूरा स्थल आदि मानव द्वारा बनाए गए हैं। 1990 में इसे राष्ट्रीय महत्व दिया गया और 2003 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल कर लिया गया। ये चित्र भारतीय उपमहाद्वीप में मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्ह हैं। भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण नर्मदा घाटी में मिला। कुछ और फैक्ट्स की बात करें तो असम के श्वेतभ्रू गिब्बन भारत में पाया जाने वाला एकमात्र मानवावकपी है। इनाम गांव ताम्रपाषाण युग की बड़ी बस्ती थी, जो जारवे संस्कृति से संबंधित थी। रिजले भारतीय सिविल सेवा के अधिकारी, इन्होंने वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनसंख्या का प्रजातीय विभेदीकरण सबसे पहले किया। अब हम सिंधु सभ्यता के बारे में जानेंगे, जो भारत की प्राचीनतम नगरीय सभ्यता मानी जाती है। यदि सिंधु सभ्यता की तिथि की बात करें तो रेडियो कार्बन C40 पद्धति के अनुसार सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व मानी जाती है। इसका विस्तार त्रिभुजाकार था। कार्बन 40 C14 पद्धति की खोज BF लिबी ने 1946 ईस्वी में की थी। जिस वस्तु में C14 जितना कम होता है वह उतनी ही प्राचीन मानी जाती है। सिंधु सभ्यता की खोज 1921 ईसा में दयाराम साहनी द्वारा की गई और 1924 ईस्वी में सर जॉन मार्शल ने इसे एक उन्नत नगरीय सभ्यता घोषित किया। सिंधु सभ्यता को अर्ध ऐतिहासिक, प्रो हिस्टोरिक या कांस्य युग, ब्रॉन्ज एज में रखा जाता है। इसके प्रमुख निवासी द्रविड़ भूमध्य सागरीय माने जाते हैं। अब हम बात करें सिंधु सभ्यता के विस्तार की, तो ये पश्चिमी पुरास्थल सुतकांगेडोर तक, जो दासक नदी के किनारे है, जो प्रेजेंट में बलूचिस्तान में है। पूर्वी पूरा स्थल आलमगीरपुर तक, जो हिंडन नदी के किनारे है, जो मेरठ में है। उत्तरी पूरा स्थल मांदा तक, जो चिनाब नदी के किनारे है, जो प्रेजेंट में जम्मू कश्मीर में है। दक्षिण पूरा स्थल दाइमाबाद तक, जो गोदावरी नदी के किनारे है, जो प्रेजेंट में महाराष्ट्र में है, तक फैला हुआ है। अब हम बात करें सिंधु सभ्यता की बड़े नगरों की, तो सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, जिसमें केवल 6 बड़े नगर माने जाते हैं, जिसमें मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गवारीवाला, राखीगढ़ी, धौलावीरा और कालीबंगन है। यदि हम कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स की बात करें तो धौलावीरा भारत की पहली सिंधु सभ्यता साइट है, जिसे
2021 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया। स्वतंत्रता के बाद हड़प्पा संस्कृति के सबसे अधिक स्थल गुजरात में मिले। संपूर्ण सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है। भारत में सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल राखी गढ़ी है, जो वर्तमान में हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है और इसकी खोज 1963 ईस्वी में सूरज भान ने की थी। यदि बात करें बंदरगाह नगर की तो इसमें लोथल और सुतकोतदा शामिल है। सबसे पहले जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटें कालीबंगन से प्राप्त हुई है। अब हम सिंधु सभ्यता से जुड़े महत्वपूर्ण अवशेष, कला, नगर योजना, लिपि और कृषि को आसान भाषा में समझेंगे। महान स्नानगार ग्रेट बाथ मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानगार सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है। स्नान कुंड का आकार लंबाई 11.88 मीटर, चौड़ाई 7.01 मीटर, गहराई 2.43 मीटर, दोनों ओर सीढ़ियाँ और चारों ओर कक्ष हुआ करती थी। पानी कुएं से भरा जाता था और उपयोग के बाद निकाल दिया जाता था। इस बात से हमें यह अनुमान लगा सकते हैं कि विशिष्ट नागरिक विशिष्ट अवसरों पर ही स्नान करते थे। अग्निकुंड या यज्ञवेदी लोथल और कालीबंगन से प्राप्त और पशुपतिनाथ त्रिमुख देवता की मुहर मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ, जिसके चारों ओर हाथी, गैंडा, चीता, भैंस के चित्र अंकित हैं। यदि हम बात करें कला और शिल्प की तो सबसे पहले कांस्य की नर्तकी मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ। हड़प्पा की मुहर पे सबसे अधिक एक श्रृंगी पशु अंकित है और एक आयताकार मुहर में स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा दिखाया गया है। सबसे पहले मनके बनाने के कारखाने लोथल और चनहुदड़ो से प्राप्त हुआ। अब हम बात करें सिंधु सभ्यता की लिपि की तो सिंधु लिपि भाव चित्रात्मक यानी पिक्टोग्राफिक थी। इसकी लिखावट दाईं से बाईं ओर होती थी और एक से अधिक लाइन के लिए लेख में पहली पंक्ति दाईं बाईं और दूसरी पंक्ति बाईं दाईं की ओर होती थी। नगर योजना टाउन प्लानिंग की बात करें तो नगरों व घरों के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई जाती थी। घरों के दरवाजे खिड़कियां सामान्यतः पिछवाड़े की ओर खुलते थे। केवल लोथल में दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। अब हम बात करें कृषि की तो सिंधु सभ्यता की मुख्य फसलें गेहूं और जौ थी और चावल, धान के दाने रंगपुर और लोथल से और चावल का प्रथम साक्ष्य लोथल से प्राप्त हुए। मिट्टी का हल के साक्ष्य बनमाली से मिला है, जो सिंधु सभ्यता के लोगों की कृषि के इतिहास को बताता है। मिठास के लिए शहद का प्रयोग होता था। घोड़े के अस्थि पंजर सुतकोतदा कालीबंगन लोथल से प्राप्त हुआ, जो सिंधु सभ्यता के पशुपालन को बताता है। यदि बात करें मापन प्रणाली की तो तौल की इकाई संभवतः 16 के अनुपात पे आधारित थी। यदि एक नज़र हम उनके यातायात और शासन प्रणाली पे डालें तो सैंधव लोग 2 पहियों और 4 पहियों वाली बैलगाड़ी, भैंस गाड़ी का उपयोग करते थे। उनके राज्य अधिकारी को पुरोहित और सेनानी कहा जाता था और संभवतः शासन वणिक यानी व्यापारी वर्ग के हाथों में था। पिगट के अनुसार हड़प्पा और मोहनजोदड़ो एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानियां थीं। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में मेहुला शब्द सिंधु सभ्यता के लिए प्रयुक्त हुआ है। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली पहली सभ्यता सुमेरिया थी। यहाँ पे सिंधु काल में होने वाली विदेशी व्यापार की चार्ट दिया गया है, जिसमें तांबा, खेतड़ी, बलूचिस्तान और ओमान से आयात किया जाता था और बहुत सारे वस्तुओं के आयात अलग अलग जगहों से की जाती थी, जो कि आप चार्ट में देख सकते हैं। अब हम बात करें सिंधु लोगों की धार्मिक जीवन की तो धरती को उर्वरता की देवी मानकर पूजा जाता था और वृक्ष पूजा और शिव पूजा के प्रमाण भी मिले हैं। स्वास्थ्य
प्रतीक चिन्ह संभवतः हड़प्पा सभ्यता की देन है। इससे सूर्य उपासना का संकेत मिलता है। नगरों में किसी मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। मातृ देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। पशुओं में कुब्र वाला सांड विशेष पूजनीय था। स्त्री की मिट्टी की मूर्ति अधिक मिलने से समाज के मातृ सत्तात्मक होने का अनुमान मिलता है। यदि हम सामाजिक और सांस्कृतिक पहलू की बात करें तो पर्दा प्रथा और वेश्यावृत्ति प्रचलित थी। सूती और ऊनी वस्त्रों का प्रयोग होता था। लाल मिट्टी के बर्तन का यूज होता था जिन पर काले रंग की डिजाइन बनी हुई होती थी। उनके मनोरंजन का मुख्य साधन मछली पकड़ना, शिकार, पशु पक्षियों की लड़ाई, चौपाल और पासा खेलना था। सैंधव लोग तलवार से परिचित नहीं थे। दफन और दाह दोनों प्रचलित थी। हड़प्पा में दफन और मोहनजोदड़ो में जलाना रिवाज शामिल था। लोथल और कालीबंगन में युग्म समाधियां मिली है। सिंधु लोग आग में पकी मिट्टी को टेराकोट कहते थे। कालीबंगन एकमात्र हड़प्पाकालीन स्थल था जहां निचला शहर भी किले से घिरा था। कालीबंगन का अर्थ काली चूड़िया होती है। यहाँ से पूर्व हड़प्पा स्तरों के जूते खेत और अग्नि पूजा के प्रमाण मिले हैं। यहाँ पे कुछ प्रमुख सिंधु सभ्यता के स्थल की सूची दी हुई है जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसे समझ और याद कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।